भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो केंद्र में बैठी सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, सामंतवादी सोच वाली सरकार है, आरएसएस की सरकार है, तो हम समझ सकते हैं कि वो क्यों चाहेंगे कि जातीय जनगणना हो। वो सिर्फ बात करना जानते हैं, लेकिन आज पूरा का पूरा देश में लोग, चाहे यूथ हो, महिलाएं हो, चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आज किसान हो, मजदूर हो, आज सारे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हैं और ये संवेदनहीन सरकार जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। गजब का बात है भैया, ऐसा कानून आप लेके आए हैं। हम जिस चीज़ का उत्पादन करें, हम जिस चीज़ की उपज करें, उसका रेट हम तय नहीं कर सकते हैं भैया। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, हमसे हमारा खेत लेंगी, अपने हिसाब से उसमें फसलें उगवाएंगी, अपने हिसाब से रेट तय करेंगी। जहां हम अपने खेतों के मालिक होते, वहां आप हमें बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? और आप सदन में पूछ रहे हैं कि इसमें काला क्या है। इससे काला क्या होगा भैया कि हम अपने प्रोडक्ट का मूल्य तय नहीं कर सकते, एमएसपी तय नहीं कर सकते, हम अपने खेत के मालिक नहीं रहेंगे, हम उन कॉरपोरेट घरानों के बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। इससे इतना काला आपको नहीं दिख रहा है? आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ है, सारिका पासवान जी और प्रशांत मंडल जी। पटना के डगमंगला चौराहा पर खड़े हैं लोग। सारिका पासवान जी, मैडम आपसे जातीय जनगणना पढ़ा जाते हैं, मोदी जी ने कह दिया कि नहीं करेंगे, क्या कीजिएगा आप लोग? स्टैंड क्लियर नहीं होगा। देखिए, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी वाले लोग जो हैं वो हमेशा से ही जात और धर्म की ध्रुवीकरण वाली राजनीति करते आए हैं। जातीय जनगणना से क्यों डर रहे हैं वो चंद लोग, महज चंद लोग, गिनतियों में गिन लीजिए, उंगलियों में सिमट के रह जाएंगे। वो चंद लोग जो है वो मास लेवल के लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये कंट्रोल कहीं उनका उससे छूट ना जाए, यही डर है, यही भय है, जिसकी वजह से वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। आप बताइए, अभी भी हमारे देश में कितनी असमानता है। अभी भी कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग बेहद ही गरीब हैं। तो समाज का मैडम कि मंदिर में जाते हैं तो 25,000 का जुर्माना भी लग जाता है, बच्चे जाते हैं तो। कुछ लोग ये भी हैं कि उनको जलाया जाता है किसी के जमीन पर, तो आधा लाश को जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है दलित होने के कारण। ये वो कुछ लोग हैं जो पिछड़े और दलित समाज से आने वाले लोग हैं, जिनको कि आज भी मुख्य धारा से वो वंचित हैं। ये कहते हैं लोग सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, लेकिन जितनी असमानता आज आपको समाज में दिखाई देगी वो तो सब पीछे छूट गया है। और यही कारण है कि हमने प्रतिदिन देखा है कि किस तरीके से हमारे अभी हाथरस कांड को भूल नहीं सकते हैं हम, कि किस तरीके से बच्ची को बलात्कार और हत्या के बाद उसके 100 को दिनों में एक अंत्येष्टि जो होनी चाहिए थी, कहते हैं प्रॉपर, वो तक उसको नहीं मिला, उसको जला दिया गया। तो ये तो लगातार हो रहा है। जो ये कहते थे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो केंद्र में बैठी सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, सामंतवादी सोच वाली सरकार है, आरएसएस की सरकार है, तो हम समझ सकते हैं कि वो क्यों चाहेंगे कि जातीय जनगणना हो। वो सिर्फ बात करना जानते हैं, लेकिन आज पूरा का पूरा देश में लोग, चाहे यूथ हो, महिलाएं हो, चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आज किसान हो, मजदूर हो, आज सारे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हैं और ये संवेदनहीन सरकार जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। बार बार आप लोग एक ही चीज बोलते हैं। अनुराग ठाकुर सदन में पूछे कि काला बताइए ना भाई क्या है, काहे नहीं आप लोग बता रहे काला क्या है? काला क्या है? गजब का बात है भैया, ऐसा कानून आप लेके आए हैं। हम जिस चीज़ का उत्पादन करें, हम जिस चीज़ की उपज करें, उसका रेट हम तय नहीं कर सकते हैं। इसका कॉरपोरेट घराने की जो ये दलाली करने वाली सरकार है, आप समझ लीजिए किस प्रकार का कानून लाए हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग की बात ये कर रहे हैं भैया। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, हमसे हमारा खेत लेंगी, अपने हिसाब से उसमें फसलें उगवाएंगी, अपने हिसाब से रेट तय करेंगी। जहां हम अपने खेतों के मालिक होते, वहां आप हमें बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? और आप सदन में पूछ रहे हैं कि इसमें काला क्या है। इससे काला क्या होगा भैया कि हम अपने प्रोडक्ट का मूल्य तय नहीं कर सकते, एमएसपी तय नहीं कर सकते, हम अपने खेत के मालिक नहीं रहेंगे, हम उन कॉरपोरेट घरानों के बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। इससे इतना काला आपको नहीं दिख रहा है? चीजें बिल्कुल काली है, कानून पूरा काला है। पूछ तो रही है सरकार, एमएसपी कितने लोगों को मिलती है? 6%। सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? पंजाब हरियाणा, बिहार
में तो ऐसा कुछ है नहीं। बिहार में एपीएमसी 2006 में ही हट गया। तो क्या आप लोग को क्या दिक्कत है भाई? सरकार कह रही है मार्केट बना रहे हैं, बाहर भी बेचे अंदर भी बेचे, दिक्कत क्या है? हर जगह सरकार बात करती है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन करती है बात। यहाँ पर वन नेशन दो मंडी की बात क्यों हो रही है? यही बात कह रहे हैं ना, यहाँ पर भी वन नेशन वन मंडी क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि अगर सरकारी मंडी में किसान अनाज बेचेगा तो वहाँ पर टैक्स लगेगा, लेकिन आप मंडी के बाहर प्राइवेट प्लेयरों को अगर आप अपना अनाज बेचते हैं तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। तो कहाँ गई आपकी सोच, कहाँ गई आपकी थ्योरी वन नेशन वन टैक्सेशन का? समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए देखिए, गजब का कानून है भैया, जिसके लिए कानून बना है। किसान कह रहे हैं कि हमारे लिए हितकारी नहीं है, हमारे लिए लाभकारी नहीं है, और सरकार हठधर्मिता पे हठधर्मिता अपनाई हुई है। वो लोगों की जान चली गई सर, किसान की ज़्यादा लोगों की जान गई। 10 महीने से वो दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। मैं यहाँ बता दूँ आपको, इससे पहले वो पंजाब में आंदोलन कर रहे थे। 3-4 महीने तक वो लोग आंदोलन कर रहे थे, जब उनकी कोई सूध लेने वाला नहीं था, जब किसी ने उनकी सूध नहीं ली, राष्ट्रीय मीडिया ने सूध नहीं ली, भारत सरकार ने सूध नहीं ली, तब उन्हें मजबूरन दिल्ली आना पड़ा, दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। और एक बात मैं आपके माध्यम से इस सरकार को, मोदी सरकार को, तानाशाही सरकार को और भाजपा आरएसएस की सरकार को बता देना चाहता हूँ, ये देश ना तो उन कंक्रीट के स्लैबों को भूला है, ये देश ना तो सड़कों पर उन गड्ढों को भूला है, ये देश ना तो उन कटीली तारों को भूला है, और न तो देश उन नुकीली कीलों को भूला है जो आपने किसानों के रास्ते में गाड़ा था, खोदा था। आपसे एक एक चीज का हिसाब इस देश की जनता, इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश के जवान लेंगे। आपको झुकना पड़ेगा, आपको एक एक कानून वापस लेना पड़ेगा, और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है, आप देखिए 10 महीने से आप बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इतना डेडलॉक है, सरकार आपसे बात करने को तैयार नहीं है भाई। एक कॉल का तो भाई डिफरेंट है कि कॉल कीजिए। एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का टखना मुड़ जाता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट कर देते हैं, आपने देखा होगा। 200 से ज़्यादा किसान प्रदर्शन के दौरान मर चुके हैं टिकारी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर। प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है दिल्ली में, वहाँ से मुश्किल से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर देश के सारे किसान बैठे हुए हैं। आपको फुर्सत नहीं है उनको बुलाने की, आपको फुर्सत नहीं है उनसे बात करने की। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप विश्व का 2-4 चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आपसे 35 किलोमीटर की दूरी पर जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे बात नहीं करेंगे। पार्लियामेंट की कैंटीन में प्रधानमंत्री जी ने क्या लिखा था? अन्नदाता सुखी भव लिखा था ना, याद होगा आपको। कहाँ है वो अन्नदाता सुखी? कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वो अन्नदाता कहाँ सुखी है? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इतने सारे किसान आंदोलित हैं, नौजवान आंदोलित हैं, सब सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किसके विकास की बात कर रहे हैं? आप किसके साथ की बात कर रहे हैं? कौन आपकी बातों पर विश्वास करेगा? प्रशांत मंडल हैं हमारे साथ। अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी, फेसबुक को भी फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।